तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो। आ रहा है समझ में? अपन पूरा एक बार शुरू से एक तरीके का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना। ठीक है, अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फ्रॉम फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो शुरू में पढ़ा था तो कंसिडरेशन नहीं पता था, है ना। और ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। समझने के लिए अपन क्या बोलते हैं इसको? अग्रीमेंट, है ना। तो प्रॉमिस कैसा है? when the person to whom the proposal is made, वो अपनी असेंट दे देता है। असेंट का मतलब क्या था? एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल को मान लिया जाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफिशियली क्या बोलते हैं? प्रॉमिस, सेक्शन 2B में, है ना। तो इससे ये सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि जब एक बंदे को क्या किया जाता है? प्रपोजल किया जाता है और वो अपनी असेंट दे देता है और तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। और एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉमिस, ठीक है ना। Thus we can say that an agreement is result of proposal made by one party to the other party, है ना, and that other party gives his acceptance thereto, और इससे म्यूचुअल कंसिडरेशन बन जाता है। तो कंसिडरेशन बोथ साइड होना चाहिए। क्लियर है? एनफोर्सेबिलिटी क्या थी? अपन ने क्या देखा था? एन अग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। द फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऐसा अपन ने कंक्लूड किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्टेड प्रपोजल है, यानी अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट को अपन और क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करें तो ऑब्वियस था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉमिस है या सेट ऑफ रेसिप्रोकल। एक सेकेंड, एक सेकेंड देख लो, मेरे नेटवर्क से कोई और तो कनेक्टेड नहीं है। सबको आ रहा है क्या ग्लिच? गाइस गाइस गाइस, ओके। हाँ तो फिर बेटा तेरा नेटवर्क होगा थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है क्या? तो एक बार बाहर जाकर के वापस से अंदर आ जाना, ठीक है। चलो, तो फिर क्या बोल रहे हैं? दैट अ प्रॉमिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल गिविंग राइज टू द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। रिपीटेशन है इसमें, है ना, ठीक है। अगर पार्टी ने बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उनके ऊपर अधिकार भी आ गया उनके पास कि सामने वाले से परफॉर्म करवा लें, और ऑब्लिगेशन भी आ गई कि अपना पार्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी के साथ अग्री किया कि वो कार बेच देगा बी को 2 लाख रुपए में। तो यहाँ ए को ऑब्लिगेशन है कि वो कार देगा बी को, और बी के पास ऑब्लिगेशन है कि वो 2 लाख रुपए देगा। क्लियर है? राइट है, ए के पास राइट है कि वो सामने वाले से 2 लाख रुपए दे दे, और बी के पास राइट है कि वो इससे कार ले ले। क्लियर है? सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विद सच लीगल ऑब्लिगेशन जो अग्रीमेंट के कारण बनी हुई है ना। यानी कि सारी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट के कारण ऑब्लिगेशन आती है, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि जितनी भी ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट के कारण आती है। सारा समझ में? जो ऑब्लिगेशन अग्रीमेंट से बनती है उनको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लो कि वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेन कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर के कारण, तो स्टेटस ऑब्लिगेशन है। बहुत ध्यान से कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के कारण अगर अपन मान लो कि क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन आ रही है, तो वो स्टेटस ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हमको मेंटेन करना है, वो स्टेटस ऑब्लिगेशन है। अरे समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको समझनी है। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या? तो मीनिंग ऑफर एक्सेप्टेंस बन जाता है, लेकिन इसमें एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। स्कोप क्या है? इसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अग्रीमेंट हो सकती हैं, लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल वाले हैं सिर्फ वो अग्रीमेंट क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर लीगल ऑब्लिगेशन किसमें आएगी? कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर है? अग्रीमेंट में जरूरी नहीं है। नेचर, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ठीक है ना। फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट क्या होगा, है ना। इसमें दो पार्टीज, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये एज गिवन बाय सेक्शन 10, अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब दिस विल मेक मोर सेंस टू यू। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मकसद लीगल होना चाहिए, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होने चाहिए, है ना। मैरिज रिस्ट्रेंट या वो सब वाले, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 10 में दिए नहीं, लेकिन फिर भी एसेंशियल है। दो पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए,
लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए। ये बातें अलग एक्ट से आती हैं, ये जो बातें हैं ना ये आएंगी अलग एक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल जमीन खरीद रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बोलता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब रजिस्ट्री होगी। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्री कंसेंट है और वो सारी चीजें। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल कोई बहुत खास नहीं है ना। उनकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि अगर पर्सनल है, डोमेस्टिक है, याद है अपन ने कहा था कि पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। समझ में, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए। कमर्शियल में अपन एक वो कर लेते हैं, कमर्शियल वाले में अपन अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन है, आ रहा है समझ में। और पर्सनल वाले में अपन अज्यूम कर लेते हैं कि डोमेस्टिक है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ठीक है ना। अदर फॉर्मेलिटीज जो दूसरे एक्ट में दी होंगी वो भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, कंप्लाई करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे वही बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, है ना। तो अग्रीमेंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। थोड़े से पेन दे दो, थोड़े से चावल दे दो, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर याद हो तो। क्लियर है, ये बात बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये वही एग्जांपल है, देखो 100 टन ऑफ ऑयल, लेकिन कौन सा ऑयल है उसके पास बहुत सारे हैं, तो फिर वो क्या होगा, अग्रीमेंट सर्टेन नहीं है। सर्टेन ना होने के कारण वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पॉसिबल होना चाहिए, अगर पॉसिबल ही नहीं है कोई अग्रीमेंट परफॉर्म करना तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. क्लियर है, अगर अग्रीमेंट करना इम्पॉसिबल है तो फिर वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब ना ही कोर्शन हो, समझ रहा है, ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन हो, आ रहा है समझ में, क्लियर है गाइस, और ना ही फ्रॉड हो। अगर इन चीजों से अगर अपन ने कंसेंट ली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बोलो क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वॉइडेबल, ठीक है। ये बात बोलने ही वाली थी कि मैंने बोल दिया ना, बीच में नालायक लड़की पिटेगी, ठीक है ना। ठीक है, हाँ किसी किसी ने तो बोला था, ठीक है। फिर क्या है ना, ये इसके एग्जांपल्स भी हैं कि ए ने बी को गोली मारने की धमकी दी, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी होनी चाहिए। देखो अब फर्स्ट चैप्टर में जब अपन ये पढ़ रहे हैं तो अपने को पता है कि इसका अलग अलग पूरा फ्रेश मतलब पूरा डिटेल डिस्कशन अलग से है, क्लियर है। तो मेजोरिटी की एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, अलग से डिस्क्वालिफाइड, जैसे इंसॉल्वेंट है, कॉर्पोरेशन वगैरह है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन ए मतलब कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से कम का तो माइनर कहलाएंगे, माइनर आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो, क्लियर है। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन भी साउंड माइंड मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स वगैरह वो सब है, सारा वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन ठीक है कि लॉ में अगर किसी तरीके से डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो मतलब वो भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कंसिडरेशन होना कंपलसरी है, बिना कंसिडरेशन के। और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा, बोथ साइडेड। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा, एक सेकंड बस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ ना बेटा, एक सेकंड। अरे तो बोला ना जैसे तुम लोग। ओके सर।
ठीक है, चलो अभी सुनाई दे रही है बात? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? चलो, तो कंसंट्रेशन होना कंपलसरी है, ठीक है? कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। क्लियर है? बोथ साइडेड होना चाहिए और सिंगल साइडेड कंसंट्रेशन में नहीं चलेगा, है ना? और कंसंट्रेशन लॉफुल होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन में अगर स्मगल्ड गुड्स या इलीगल चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो क्लियरली डिक्लेयर्ड वॉइड है कि भैया आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये वाला। समझ में आ रहा है? किसी को बिजनेस करने से रोकने वाला, शादी करने से रोकने वाला, ऐसे वाले जो अग्रीमेंट हैं वो सारे अग्रीमेंट क्या माने जाएंगे बेटा? इनवैलिड माने जाएंगे। आ रहा है समझ में? मतलब वॉइड, क्योंकि कानून ने लिस्ट दे रखी है उन सारे अग्रीमेंट्स की जो कानून को लगता है कि भैया ऐसे वाले अग्रीमेंट सोसाइटी में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है बेटा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी में होने ही नहीं चाहिए, ऐसा कानून का मानना है। क्लियर है गाइस? उसके बाद फिर क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तीन बेसिस पे डिवाइडेड है। मतलब टाइप तो देखो बहुत सारे हैं, ये देखो बहुत सारे हैं। क्लियर है? लेकिन अलग अलग बेसिस हैं। समझ में आ रहा है? एनफोर्सेबिलिटी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें सारे एसेंशियल्स हैं, फ्री कंसेंट और वो दुनिया भर का, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? जिस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मतलब गड़बड़ है किसी भी कारण से, भले माइनर के साथ हो रहा है, भले ही वो डिक्लेयर्ड वॉइड है या कुछ भी है, तो वो सारे वॉइड होंगे। वॉइड एनफोर्सेबल नहीं होते, वॉइड एनफोर्सेबल नहीं होते। अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड है तो इसका मतलब ये है कि आपने वो अग्रीमेंट किया, ऐसा माना ही नहीं जाएगा। आप कोर्ट में जाके बोलो कि भैया इसने वादा तोड़ दिया, तो कोई मतलब नहीं, उस वादे का कोई लीगल बेस ही नहीं माना जाएगा। क्लियर है? वॉइडेबल आपको पता है वॉइडेबल कब होते हैं? जब फ्री कंसेंट नहीं होती। आ रहा है समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल होने का मतलब क्या है? वॉइडेबल होने का मतलब ये है कि भाई एक बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है जिसकी एक्सेप्टेंस किसी तरीके से ऑब्टेन की गई है, या तो कोर्जन के द्वारा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा। क्लियर है गाइस? इलीगल अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर मान लो अनलॉफुल है तो वो अग्रीमेंट क्या कहलाएगा? इलीगल, क्योंकि किसी ना किसी लॉ में फॉरबिडन है बेटा। किसी ना किसी लॉ में क्या है? फॉरबिडन है। इलीगल के साथ खास बात क्या होती है कि इससे जुड़े हुए अग्रीमेंट्स भी क्या हो जाते हैं बेटा? इलीगल, यानी कि कोलैटरल अग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड। कोलैटरल आर आल्सो वॉइड। अनएनफोर्सेबल कौन से होते हैं? जो थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, जिनको अभी आप एनफोर्स नहीं कर सकते, जैसे कि कोरोना वायरस आया। आ रहा है समझ में? तो अभी थोड़े टाइम के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रुक जाएंगे परफॉर्म होने, कैंसिल नहीं हो रहे, वॉइड नहीं हो रहे, ये थोड़े टाइम के लिए रुक जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट या जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, कॉन्ट्रैक्ट वापस से जिंदा हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? फिर फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है? फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, याद है आपको? कि वर्ड्स का यूज हुआ है, भले ही बोल करके, भले ही लिख करके, बोल करके भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। आ रहा है समझ में? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कि जो कंडक्ट से बने। आ रहा है समझ में? बोला नहीं, लिखा नहीं, लेकिन अगर मान लो कि मैं दुकान में गया, कोई बोतल उठा ली, मैंने पानी की पी ली, तो दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने बोल करके ऑफर एक्सेप्टेंस या लिख करके किसी तरीके से नहीं किया, वर्ड्स का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी सिचुएशन से पता लग रहा है, एक्शन से पता लग रहा है कि भाई आपने प्रॉपर वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस की है। आ रहा है समझ में? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अपन एंड में पढ़ेंगे जिसमें ऑब्लिगेशन आ जाती है, सिर्फ ड्यूटी बाउंड होते हैं ये लास्ट चैप्टर है अपना। समझ में आ रहा है? कानून के द्वारा कोई ड्यूटी प्रोवाइड कर दी गई, आपको रास्ते में पड़ा हुआ कोई पर्स मिला तो आपकी ड्यूटी है उस तक पहुंचाओ। इसकी अगर आपने नहीं पहुंचाया तो आपके ऊपर ऐसे केस लग सकता है जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा हो। आ रहा है समझ में? और ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट अपन अलग से कर लेंगे, कोई इसमें अलग बात नहीं है ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में, है ना? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, बस उनके होने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो परफॉर्म हो चुके हैं, और एग्जीक्यूटरी मतलब कि जो अभी होने के हैं, है ना? मैंने बताया था कि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग ऑथर में। हम लोग कौन सा इंटरप्रिटेशन लेकर के चलेंगे? जो हमारी बुक में दिया है। तो यूनिलेटरल का हमारी बुक के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से मतलब क्या निकलेगा? एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल का मतलब कि एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है और दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा हुआ है। इन लोग यूनिलेटरल का ऐसा मतलब निकाल रहे हैं, तो अपन भी ऐसा ही अब निकालेंगे। आ रहा है समझ में? और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूटरी है, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस अभी बचा हुआ है। एग्जैक्टली इसी चैप्टर पर हैं अभी अपन, अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटेड मतलब कि परफॉर्मेंस हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्मेंस होना बचा है। अगर किसी एक पार्टी का परफॉर्मेंस होना बचा है तो यूनिलैटरल, अगर दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस होना बचा है तो बायलैटरल। क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है? हेलो हेलो।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है अभी वापस से, है ना, ठीक है। चलो, फिर वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस दिया। वॉइड तो मतलब कि कैंसिल ही है ना। वॉइडेबल मतलब कि जो जिंदा भी रह सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो वॉइडेबल बेसिकली वैलिड है, समझ में आ रहा है, जो कैंसिल हो सकता है। वॉइड तो वॉइड हो चुका है, अब कैंसिल हो चुका है, समझ में आ रहा है। परफॉर्मेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, लेकिन वॉइडेबल में क्या होगा, अग्रीव पार्टी अगर मान लो कि रीजनेबल टाइम तक एक्ट ना करे तो उसका परफॉर्मेंस उसको भी करना पड़ेगा। क्लियर है। रीजन क्या होते हैं वॉइडेबल के, रीजन क्या होंगे, फ्री कंसेंट नहीं होती तो वॉइडेबल हो जाता है। इसके बड़े सारे रीजन है वॉइड होने के, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फिर राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स नहीं मिलते, जबकि वॉइडेबल में जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसको राइट मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ले। आ रहा है समझ में। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिसको कानून ने मना किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कोर्ट में ये एनफोर्स नहीं हो सकते, बल्कि इनसे जुड़े हुए अग्रीमेंट भी क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, इलीगल हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है ना। जिनका ऑब्जेक्ट है कंसिडरेशन अनलॉफुल है, किसी लॉ में फॉरबिडन है, ये वर्ड याद रखना, किसी लॉ में फॉरबिडन है। आ रहा है समझ में। वन ऑफ दीज फैक्टर्स अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो डिटेलिंग की हुई है देखो क्या बोल रहे हैं, स्कोप। सारे इलीगल क्या होते हैं बेटा, वॉइड। सारे इलीगल क्या होंगे बेटा, वॉइड। क्या सारे वॉइड इलीगल होंगे, क्या सारे वॉइड इलीगल होंगे, नहीं होंगे। क्या सारे इलीगल वॉइड है, हाँ, लेकिन क्या सारे वॉइड इलीगल है, नहीं। क्लियर है, ठीक है। फिर नेचर एंड कैरेक्टर, इलीगल वॉइड है शुरू से ही, मतलब वॉइड एब इनिशियो, शुरू से जो वॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड एब इनिशियो, है ना, ठीक है। तो डिस्क्राइब वॉइड एब इनिशियो एज already emphasized under the scope, contract by nature which is valid can subsequently change its character and can become void। जो valid है वो कल को चल के void हो सकता है। कोलैटरल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोलैटरल भी इलीगल हो जाते हैं, कोलैटरल भी इलीगल के इलीगल हो जाते हैं, और इसमें जनरली कोई पेनल्टी या पनिशमेंट होती है। इलीगल जो है ना वो कानून ने मना कर रखे हैं। देखो, अगर तुमने मान लो कि किसी को मैरिज करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सिर्फ वॉइड है, आ रहा है समझ में, तो वो पनिशेबल नहीं है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। लेकिन अगर मान लो कि आप क्या करते हो, अगर मान लो कि आप इलीगल स्मगलिंग या उस तरीके का कोई अग्रीमेंट करते हो, तो वो इलीगल के होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गई, साथ में आपके ऊपर कुछ पेनल्टी या पनिशमेंट भी हो सकती है। क्लियर है गाइस, ठीक है। डिफरेंस वॉइड और इलीगल में, ठीक है। वॉइड जरूरी नहीं कि इलीगल हो, लेकिन इलीगल जरूरी है कि वॉइड है ना। वॉइड मना नहीं है कानून में, लेकिन इलीगल मना है, मतलब वॉइड जो है वो मना नहीं, वो सिर्फ वैलिडिटी नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है। फिर पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट नहीं होती, आ रहा है समझ में, लेकिन इलीगल में क्या होती है, पनिशमेंट होती है। कोलैटरल वैलिड होते हैं, वॉइड के कोलैटरल, वॉइड अग्रीमेंट के कोलैटरल वैलिड होंगे, आ रहा है समझ में, क्लियर है। लेकिन इलीगल के कोलैटरल वॉइड होंगे, इलीगल के कोलैटरल वॉइड होंगे। अनएनफोर्सेबल, जो थोड़े टाइम के लिए रुक गया है, जो थोड़े टाइम के लिए किसी के टेक्निकल डिफेक्ट के कारण रुक गया है, राइटिंग में नहीं है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से रुका हुआ है अभी, समझ में आ रहा है, या कोई एक पार्टी अभी केस नहीं कर सकती, इनको क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल। क्लियर है गाइस, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और टैक्टिक तो ठीक ही है ना। कॉजी, द कॉजी इज नॉट द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी के लिए क्या रखेंगे अपन, रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे इसके लिए अलग से पूरा डिटेल डिस्कशन करना है, इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि ईमेल के जरिए करते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं ये लोग, समझ आ रहा है, या फिर साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलना है, लेकिन इसमें भी वो सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। परफॉर्मेंस के बेस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रपोजल ऑफर अब अपन करते हैं ना, ठीक है ना। तो ऑफर की डेफिनेशन क्या है, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि भैया मैं कुछ पर्टिकुलर चीज करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। याद रखना, नेगेटिव ऑफर भी होता है, पता है आपको, कि मैं ये नहीं करूं तो मुझे कितने पैसे दोगे, ये भी एक ऑफर है, कुछ नहीं करने का ऑफर, आ रहा है समझ में, कि मैं ये नहीं करूं तो मुझे कितने पैसे दोगे।
हेलो गाइस, क्लियर है ये बात आपको, है ना? तो कुछ करने का या कुछ नहीं करने के लिए जब मैं अपनी मतलब विलिंगनेस सिग्निफाई करूं और मैं आशा कर रहा हूं इट्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि हाँ बताओ तुम एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, मतलब मैंने अपनी विल सिग्निफाई कर दी कि भैया ये मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, बताओ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हो या नहीं। तो ये ऑफर है जिसमें सामने वाले से मैं चाह रहा हूँ कि वो अपनी एसेंट दे। मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि वो अपनी एसेंट दे, इसलिए तो मैंने ऑफर किया। क्लियर है? तो वो ऑफर कहलाता है। ठीक है, मैं अपनी विलिंगनेस सामने वाले को सिग्निफाई कर रहा हूं। अब एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर क्या है? ठीक है ना, सबसे पहली बात तो, ठीक है, जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है या प्रपोजल बना रहा है वो क्या कहलाता है? प्रॉमिसर या ऑफरर। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑफरर या प्रॉमिसर। क्लियर है? ठीक है ना। फॉर अ वैलिड ऑफर जो पार्टी ऑफर कर रही है वो अपनी विलिंगनेस देगी या तो कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी अपन ने देख लिया। कुछ नहीं करने का, तुम ये, मैं तुम पे केस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दोगे या कुछ ऐसा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। आ रहा है समझ में? मैं जो विलिंगनेस बता रहा हूँ वो सिंपल सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है कि यार मैं तो चाहता हूँ एक दिन ये वाली कार खरीद लूँ, दैट्स इट। मैं कोई जवाब नहीं चाहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कार के शोरूम वाले को बोल रहा हूँ भैया मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, इतने इतने रुपए में क्या मुझे ये कार दोगे, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो ऑफर जो होता है उसमें जनरली एक क्वेश्चन होता है। आ रहा है समझ में? अगर उसमें क्वेश्चन नहीं है तो वो सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। अगर उसमें क्वेश्चन नहीं है वो तो सिर्फ एक इंटेंशन का डिक्लेरेशन, मैं ये वाली कार खरीदना चाहता हूँ, दैट मेरी इच्छा है। ये क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन है तो ये ऑफर है, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो ये ऑफर नहीं है बेटा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। काइंड ऑफ ऑफर कैसे बनाया जाता है और किसको, है ना। तो ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर और टू हुम मेड। इसमें जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या था कि जो जनरल पब्लिक को किया जाता है, यानी कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किया गया ऑफर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ऑफर को इन लोगों ने क्लासिफाई किया: जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग या ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। क्लियर है? सबसे पहले जनरल ऑफर। जनरल ऑफर याद है हमने एग्जांपल क्या लिया था कि उसने पेपर में ऐड दिया कि मेरा कुत्ता गुम गया, जो ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये नाम। जो ढूंढ के लाएगा, ये जनरल ऑफर है। आ रहा है समझ में? जिसकी एक्सेप्टेंस हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं की, जो चाहे वो एक्सेप्टेंस दे दे, जो चाहे वो एक्सेप्टेंस दे दे। समझ में आ रहा है? इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस anyone can accept and do the desired act. Anyone can do the desired act in terms of section 8 of the act. Anyone performing the conditions, जो भी conditions perform करेगा। कार्लेल और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का था जो अपन ने सोप मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। कि कंपनी ने एडवर्टाइज किया था पेपर में कि भैया ये वाला प्रोडक्ट यूज करो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक औरत थी, उसने कंडीशन दे भाई, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने कंपनी पे 100 पाउंड का केस ठोक दिया। समझ में आ रहा? कंपनी वालों ने किया कि हमने तुमको तो ऑफर किया नहीं था, लेकिन केस में जज ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, तुमने जनरल ऑफर किया था, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इस लेडी ने सारी कंडीशन पूरी करी थी, तो क्या होगा, इस जनरल ऑफर को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, आपको 100 पाउंड देने पड़ जाएंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है। और ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला था जिसमें उसका नेफ्यू गुम गया था। कभी कुत्ता गुम जाता है, कभी नेफ्यू गुम जाता है उसका। समझ आ रहा है? तो उसने पेपर में ऐड दिया कि जो ढूंढ के लाएगा। आ रहा है समझ में? इसमें अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर किया गया हो। आ रहा है समझ में? तो उसने पहले नौकर को भेज दिया कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लेकर के आओ, उसके बाद उसने पेपर में जनरल ऑफर दिया। आ रहा है समझ में? तो जब उसका नौकर ढूंढ करके लेकर के आया उसके नेफ्यू को, तो क्या उसको अवार्ड मिलना है? नहीं मिलना, क्योंकि उस बंदे को ऑफर ही पता नहीं है। उसने ढूंढ करके ला करके एक तरीके से एक्सेप्टेंस तो दे दी, लेकिन सिर्फ एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वैसे हम सिर्फ ऑफर पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर है गाइस? ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर किसको किया जाता है? पर्टिकुलर पर्सन को। स्पेसिफिक ऑफर किसको किया जाता है? पर्टिकुलर पर्सन को। कोई और उसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लियर है? स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। ठीक है। फिर क्या है? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है बेटा? क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है? मैंने एक ऑफर किया, वो अभी तक पहुंचा नहीं है, सामने वाले ने भी बिल्कुल सेम टर्म्स में मुझे ऑफर किया है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मतलब मैं जिस चीज के लिए एक्सेप्टेंस चाह रहा था, मैं अपनी कार बेचना चाह रहा था, मैंने उसको बोला मैं अपनी कार तुमको इतने में बेचना चाहता हूँ। ये बात मैंने लेटर से पोस्ट करी, वो पोस्ट रस्ते में उसने भी एक लेटर पोस्ट किया कि वो मेरी कार खरीदना चाहता है। आ रहा है समझ में? क्रॉस ऑफर है, उसका ऑफर मेरे तक नहीं पहुंचा, मेरा ऑफर उस तक नहीं पहुंचा अभी। समझ में आ रहा है? लेकिन हम एक तरीके से मेंटली अग्री कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन ऑफिशियली
कानूनन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर आप दोनों एक बात पे इस पे अग्री हो तो भी फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो उसका ऑफर मैं एक्सेप्ट करूं या मेरा ऑफर वो एक्सेप्ट करे, तब जाकर के ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। आ रहा है समझ? जब तक दोनों के ऑफर हवा में तब तक इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। काउंटर ऑफर, जब मैं अगर मान लो कि सामने वाले ने मुझे कुछ ऑफर किया और मैं उसकी कुछ कंडीशंस चेंज कर दूं, मैं बोल रहा हूँ मेरी कार में 5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, खरीदोगे क्या, ये ऑफर है। अगर वो हाँ बोल दे तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो हाँ बोल दे तो ये बन जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसने क्या बोला कि भैया 4 लाख में दोगे क्या, जैसे ही उसने ये बोला कि 4 लाख में दोगे तो ये बन गया बेटा काउंटर ऑफर। इसने ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर दिया। आ रहा है समझ में? इसने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर को बेटा इसने लैप्स कर दिया। आ रहा है समझ में? और अब वो बन गया ऑफरर और मैं बन गया ऑफर। अब मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्टेंस दूं इसकी या ना दूं। क्लियर है बेटा? ये कहलाता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। क्लियर है? स्टैंडिंग या कंटेनिंग ऑफर क्या था, याद है अपन ने किया था, फर्नीचर मुझे खरीदना है, पूरे साल खरीदना है, जैसे न्यूज़पेपर वाला है, समझ में आ रहा है? तो उसके साथ हर दिन एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ बेटा। हाँ, इसमें जैसे, हाँ वो एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने रेट फिक्स कर लिया। आ रहा है समझ में? अब उस रेट पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यानी कि ओपन ऑफर है, उसको जितनी बार एक्सेप्ट करते जाओ और अग्री करते जाओ। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर वाला, या अगर मान लो कि वही दूध वाला हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, या फर्नीचर के लिए मैंने किसी के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो ये कहलाता है क्या बेटा, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर या कंटेनिंग ऑफर, तीनों इसके नाम है बेटा। क्लियर है? ठीक है ना। जिसको मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर में क्या क्या बात होंगी तब जाकर के वैलिड ऑफर होगा। याद रखना, वैलिड ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस हो सकती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर की स्टेज पे ही अगर वो वैलिड नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि लीगल रिलेशंस के लिए केपेबल होना चाहिए। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऑब्वियसली बात है, अगर लीगल रिलेशंस के लिए केपेबल नहीं है, डोमेस्टिक लेवल का अगर ऑफर है, अगर मान लो इलीगल चीज़ों का ऑफर है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या वो ऑफर वैलिड ऑफर है? नहीं, वो वैलिड ऑफर नहीं है। आ रहा है समझ में? फिर दूसरी बात, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ये बात अपन ने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं है, कंफ्यूजन में अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने दे रहे। कानून कहता है कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप एग्जैक्ट रहो। समझ में आ रहा है? दुकान में जाओ तो भैया 2 पेन चाहिए रेनॉल्ड्स के। आ रहा है समझ में? या किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तब जाकर के ये एक वैलिड ऑफर बन पाएगा, तब जाकर के ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने एक वेग सा ऑफर किया और सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑफर ही वैलिड नहीं था। एक वैलिड ऑफर नहीं था, अगर अगर एक इनवैलिड ऑफर था तो उसको एक्सेप्टेंस तुम दे भी दो तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक। फिर क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। समझ में आ रहा है? तुम गए, है ना, तुमको मेडिकल जाना है, तुम रिक्शा वाले के सामने खड़े हो गए, उसको देख रहे हो, उसको क्या पता तुमको मेडिकल जाना, बोलना पड़ेगा ना। आ रहा है समझ में? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेट नहीं करना, तुम रिक्शा वाले को देख रहे हो, उसने बोला हाँ, जैसे ही बोला हाँ तो तुमने हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफर जो है जब तक तुम पहुंचाओगे नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं। ऑफर जब तक वो, इसमें अगेन वही लालमन शुक्ला वाला, गौरी दत्त वाला है, जिसमें कि वो नेफी ढूंढ करके ले आया था लेकिन उसको रिवॉर्ड का पता नहीं था, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? ठीक है ना। फिर ऑफर, ऑफर तब वैलिड होगा व्हेन इट इज मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ऑफर कब वैलिड होगा, जब व्हेन इट इज मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। क्लियर है? जब दूसरी पार्टी का एक्सेप्टेंस लेने के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरी पार्टी का एक्सेप्टेंस लेने के लिए अपन वो ऑफर करते हैं। समझ में आ रहा है कि हमको क्या चाहिए, तुमसे असेंट चाहिए, क्वेश्चनेबल फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली इट मस्ट बी अ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इट मस्ट नॉट बी अ स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? एक सिंपल स्टेटमेंट है तो वो इट कैन बी अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, तो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इसलिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन असेंट। क्लियर है? फिर इट मस्ट बी, इट मे बी कंडीशनल। समझ में आ रहा है? इसमें हो सकता है कि ऑफर में बोल रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारा ये गुड्स खरीदने के तैयार, अगर तुम इतने में दोगे और यहाँ यहाँ पर सप्लाई करोगे या ऐसे ऐसे सप्लाई करोगे। तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कंडीशन रख दी है कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए लेकिन इसकी पैकिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मैं कंडीशन डाल सकता हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई कंडीशन डाली हुई है
तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। याद रखना है इसको, हमको किससे कंपेयर करना है, एक्सेप्टेंस से। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? बिल्कुल हाँ। क्लियर है? ठीक है ना। ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन एक्सेप्टेंस पे वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, है ना। याद है हमने वो डिस्कस किया था कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि भैया तुम अगर अपना मोबाइल मुझे तुम अपना मोबाइल मुझे बेच दो कितने में, 500 रुपये में। आ रहा है समझ में? अगर तुमने कुछ नहीं बोला एक हफ्ते तक तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। आ रहा है समझ में? क्या आप ऐसा ऑफर कर सकते हैं? नहीं। ऐसा ऑफर इनवैलिड ऑफर है, आप ऐसा ऑफर रख ही नहीं सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्या आप ऐसा ऑफर रख सकते हैं जिसमें कि कुछ ना बोले तो ना हो जाए? हाँ। आ रहा है समझ में? आप ऐसा ऑफर रख सकते हैं कि भैया तुमने कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि तुम मना कर रहे हो, तुम कुछ नहीं बोले तो मैं मानूंगा कि तुम मना कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम कुछ नहीं बोले तो मैं मान लूंगा एक्सेप्ट हो गया, ये गलत है। ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्लियर है गाइस? है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? The offer may be either specific or general. The offer may be either specific or general. ऑफर हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो, ऑफर हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया हो। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि ऑफर जो है ना वो सिर्फ इंटेंशन के डिक्लेरेशन से अलग है। इंटेंशन के डिक्लेरेशन से अलग है। अगर मान लो कि मैं सिर्फ अपनी इंटेंशन बता रहा हूँ, मेरी इच्छा, मेरे ड्रीम्स, आ रहा है समझ में? अगर मैं वो शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा लगे जैसे कि ये एक ऑफर है। ऑफर का भी सेंटेंस और एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो सकता है, लेकिन वो सेम होते नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का। आ रहा है समझ में? जो ऑफर होता है उसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है, सामने वाले से सवाल होता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट के डिक्लेरेशन की, तो मैं बस उसको स्टेटमेंट दे देता हूँ, मुझे जवाब नहीं चाहिए, ऐसा वाला। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो है ना। एन इनविटेशन टू ऑफर, तो इनविटेशन टू ऑफर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इनविटेशन टू ऑफर अपन अलग से समझेंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का क्या मतलब हुआ कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं ये कार खरीद लूं, मैं ये कार खरीदना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन फॉर्म में तो ऑफर है, अगर सिर्फ स्टेटमेंट है तो क्या होगा? ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्या ये ऑफर है? नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। जैसे आप लोग डिजायर और डिमांड पढ़ते होगे ना, उस तरीके का है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर, अगर मान लो कि मैं किसी को, है ना, मान लो कि कोई रिक्शे वाला रोड के दूसरी तरफ खड़ा है, मैंने उसको बुलाया, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि भैया मालवी चौक चलोगे? उसने कहा कि भैया चलेंगे, 100 रुपये। समझ में आ रहा है? ठीक है। इस तरीके का। तो मैंने कहा कि नहीं भैया नहीं जाना है इतने रुपये। बोला तो फिर बुलाया क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। जब मैंने बुलाया तो क्या मैंने ऑफर किया? रिक्शा वाला बोले कि भैया तुमने बुलाया, अब हम आ गए हैं, अब तुमको चलना पड़ेगा। कैसा होगा? नहीं, मेरा बुलाना सिर्फ क्या था? इनविटेशन टू ऑफर, कि आओ चलो नेगोशिएट करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस खेलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इनविटेशन टू ऑफर पहले होता है। इसके बड़े सारे एग्जांपल है, मॉल में जाकर के जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, जो दुकानों में प्राइस लिस्ट लगी हुई है, वो सब, है ना। ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो मॉल में जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में है, या जो प्राइस लिस्ट लगी है, कैटलॉग्स है, कोटेशन है, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? इनविटेशन टू ऑफर। इनफैक्ट पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि भैया ये चीज ऑफर में है, ये वाला कूलर बिक रहा है, ये वाला एसी बिक रहा है, आ रहा है समझ में? तो वो सब क्या है बेटा? वो सब क्या? इनविटेशन टू ऑफर। वो बुला रहे हैं कि आओ भाई दुकान पे चलो ऑफर एक्सेप्टेंस खेलते हैं। आ रहा है समझ में? मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में बताया था, मान लो कि मम्मी सब्जी खरीद रहे हैं, ये सब्जी कितने की? उसने बोला 10 रुपए की, अब तो लेनी पड़ेगी, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं, ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गिविंग का वो है। आ रहा है समझ में? फिर क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना। इनविटेशन, इसी चीज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड हो सकता है ना। मैं मान लो कि शूज पॉलिश कराने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने वो जो उसका जो वो रहता है शू पॉलिश करने का जो रखा रहता है, उस पर जाकर के मैंने अगर पैर रख दिया, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ लिख करके नहीं दिया, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एन इम्प्लाइड ऑफर। तो ऑफर जो है वो बोल करके, लिख करके, शब्दों का सहारा लेकर के किया जा सकता है, और या तो फिर बिना शब्दों के सहारे के कंडक्ट के तौर पर भी ऑफर किया जा सकता है। क्लियर है गाइस? आ रहा है समझ में? हम्म एक सेकेंड ना। हाँ वो चली गई है, आ रही है बेटा, बुलाया है उसको, है ना। चलो, अभी आई क्या?
कहाँ पहुंच गए थे फिर? हाँ, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो इन सबको काफी डिटेल में किया गया है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्द जो है इसके लीगल, आ रहा है समझ में, वो उठा लेंगे। ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे अपन लोग इसको समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो पहला स्टेप है ये, बस समझना रही, आखिरी स्टेप नहीं। आप समझ गए कि भैया क्या होता है ऑफर वगैरह, आ रहा है समझ में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार रीड करके, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक तो सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे। उसके बाद पहले आप सेंटेंस फ्रेम करोगे मेंटली सिंपल वर्ड से, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एज इट इज तो लिख नहीं सकते। तो आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे अपने हिसाब से, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। फिर आप जब इसको रीड करोगे तो अपने जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको अगर आप रिप्लेस कर सकते हो कुछ लीगल वर्ड से, तो जितने ज्यादा लीगल वर्ड से आप अपने सेंटेंसेस को रिप्लेस कर लोगे उतना आपका आंसर स्टैंडर्ड आंसर से मैच करता हुआ दिखेगा। आ रहा है समझ में। और इस तरह से ज्यादा मार्क्स पाए जा सकते हैं। क्लियर है गाइस, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। चलो क्लियर है ना। तो डिफरेंस दिया हुआ है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। तो ऑब्वियसली बात है, इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, ऑफर उसके बाद आता है। इनविटेशन टू ऑफर होता है इसलिए ताकि लोग आकर के ऑफर करें। इसमें एक एग्जांपल था कि एक बंदे ने ऑक्शन सेल रखी, नीलामी की, तो पेपर में ऐड दिया कि भैया मैं नीलामी कंडक्ट कराने वाला हूँ। कोई बंदा चेन्नई से आया, आ रहा है समझ में, और उसके बाद उसने उठा करके नीलामी जो है वो कैंसिल कर दी। क्लियर है। तो अब अगर मान लो कि उसने नीलामी कैंसिल कर दी, तो क्या वो उससे डैमेजेस वगैरह वसूल सकता है, कॉम्पनसेशन वसूल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दैट वाज मियर इनविटेशन टू ऑफर। आ रहा है समझ में। मैं नीलामी करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर पेपर में ऐसा लिख दिया होता कि ये प्रोडक्ट मैं इतने रुपए का बेच रहा हूँ, जो आ गया उसका, जो पहले आ गया उसका, तो ये क्या बन जाता बेटा, जनरल ऑफर। लेकिन ये सिर्फ क्या था, इनविटेशन टू ऑफर। तो आओ बैठना, फिर हम बोली लगाएंगे। हमने कैंसिल कर दिया तो हमने ऑफर ही कैंसिल कर दिया ना, हमने ऑफर ही नहीं किया। तो इनविटेशन टू ऑफर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती, आ रहा है समझ में। जबकि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑब्लिगेशन बन जाती है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफर बन जाता है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफर बन जाता है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफर बन जाता है। याद रखना बेटा ये वाली बात। क्लियर है, ठीक है ना। इसके बड़े सारे एग्जांपल हैं। जैसे कंपनी मान लो कि प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हो तो, हाँ ठीक है, नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म इज एन ऑफर, कंपनी अलॉट करती है, दैट इज एन एक्सेप्टेंस। हेलो हेलो हेलो, मैंने बोला था ऐसा है, तुम से ही मार दूंगा देखो मैं, है नालायक लड़की, ठीक है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, झूठी कहीं की। ध्यान से सुना कर। मेरे को बोल रहे मैंने बोला था, नहीं तो सुनो ध्यान से, जब आओगे तब मार देंगे, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। जो हम एप्लीकेशन भेजते हैं वो एप्लीकेशन ऑफर कहलाती है। कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, हरा समझ में, कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं नालायक लड़की, ठीक है। समझ में आया अब, ठीक है। हाँ, मिस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, चलो, फिर क्या है, हम्म, ठीक है। फिर है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्या है कि जब जो प्रपोजल किया गया है उसको अगर हम अपनी एसेंट दे दें, आ रहा है समझ में, तो वो क्या होती है, एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है। और द मोमेंट एक्सेप्टेंस मिलती है तो क्या बन जाता है वो, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज अ लाइटेड मैच टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। आ रहा है समझ में, ऐसा कहा था शेक्सपियर ने, जिसने भी कहा था, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर क्या है, एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जांपल ए ने बी को अपनी कार ऑफर की और बी ने बोला हाँ, जैसे बी ने हाँ बोला तो बस अब बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब उसको कार देनी पड़ेगी, अब उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो पेनल्टी लगेगी, डैमेजेस लग सकते हैं, केस हो सकता है तुम पे। बोल बोल बोल। नहीं, ऐसा नहीं आता बेटा, ये बिजनेस स्टडीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि किस व्यक्ति ने बोला था, ये आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा, समझ में आ रहा है। और अगर मान लो किसी के नाम से भी आ जाए तो भी आपको बताना कॉन्सेप्ट ही है। क्लियर है, ठीक है ना। जो कानून लिखा जाता है तो लॉ मेकर्स के नाम नहीं होते, और जजेस जो करते हैं वो सिर्फ उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो उनके शब्द कानून के शब्द नहीं होते, समझ में आ रहा है, उनके शब्द होते हैं इंटरप्रिटेशन के। इसलिए जैसे कि डेफिनेशंस वगैरह जो होती है ना, कि भैया ये वाली डेफिनेशन लिखो या वो वाली डेफिनेशन लिखो, वो आपका मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में हो सकता है,
लॉ वाले सब्जेक्ट में तो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट का कोई ऑथर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कानून में ये नहीं लिखा होता कि ये बात किसने कही। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए पर्सन स्पेसिफिक तो भूल ही जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, कानून का कोई सेंटेंस हो सकता है कि आपको एज इट इज वो होना पड़े, लेकिन वो भी एज इट इज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा कानून वर्ड बाय वर्ड याद कर नहीं सकते आप। तो आपको लिखना अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही पड़ेगा, वही पॉसिबल रास्ता है। क्योंकि मैं ऐसे बोलूँ कि भाई अगर आप लॉ याद करके लिख सकते हो तो वो बेस्ट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चाट लो, फिर मॉड्यूल चाट लो, सही है। समझ में आ रहा है? पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्या है ना कि प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलो देखो, तो रिलेशनशिप ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? तो ये है ना, यही हमारा शेक्सपियर विलियम एंसन है ना, कि एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ रहा है? वो ये बता रहा है कि भाई देखो, एक्सेप्टेंस के कारण इफेक्ट क्या होता है। जब तक ऑफर होता है तब तक कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई ऑब्लिगेशन में नहीं बन, द मोमेंट एक्सेप्टेंस हो गई ना, तो अब सारी पार्टीज, दोनों पार्टीज काय में बंध गए बेटा? ऑब्लिगेशन में बंध गए। अब देखो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसीलिए तो ये पूरा एक्ट बना है। समझ में आ रहा है? कि जो भी तुमने तय किया अब उसको पूरा करो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन रिलेशंस पर बेस्ड है। समझ में आ रहा है? ये वाला कानून कि भैया फिर दिक्कत हो जाएगी, लड़ाइयाँ हैं, हमको पीस चाहिए सोसाइटी में। आ रहा है समझ में? इसीलिए क्या करो भैया, जो वादा करो तो वो निभाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए ये कानून बना कि जो नहीं निभाएगा उसके खिलाफ हम केस करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर बहुत केओस मच जाएगा सोसाइटी में। आप पॉइंट समझ रहे हो क्या? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये कानून आने के बाद चीजें हुई। समझ में आ रहा है? ये चीजें परंपरागत तरीके पे पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी थी। कानून बनने के कारण क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, तो केस कर देंगे। आ रहा है समझ में? यही कर लेंगे अब, है ना? तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशन है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस जैसे मिल जाता है तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आ रहा है समझ में? अज्यूमिंग कि उसमें लीगल रिलेशन वाला पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है ना? तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को लेकर के वैलिड रूल्स क्या है? एक्सेप्टेंस को लेकर के वैलिड रूल्स क्या है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है। बस जनरल ऑफर में कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है? कोई भी। स्पेसिफिक ऑफर में कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है? सिर्फ वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है। अगर कोई और एक्सेप्टेंस देता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर कोई और एक्सेप्टेंस दे तो उसके कोई मतलब नहीं। गाइस क्लियर है ये? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? हम्म। ठीक है, फिर क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका सिंपल वर्जन ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में आप या तो अग्री कर दो या तो डिसअग्री कर दो। आ रहा है समझ में? आपने अग्री कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं तो वो कैंसिल हो गया। सिंपल बात है। आप एक्सेप्टेंस में कुछ कंडीशन डालो, कुछ सिचुएशंस चेंज करने लग जाओ, समझ में आ रहा है? तो फिर उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, तो फिर तो उसको बोलेंगे कि अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप चेंज कर रहे हैं ऑफर जो आया एज इट इज, आप उसको चेंज करके क्या कर रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है? उसको चेंज कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस देनी है लेकिन मुझे ऑफर में ये चीज सही नहीं लग रही। तो एक्चुअली में ये एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना? इसको काउंटर ऑफर बोलेंगे, क्योंकि आपने चेंज कर दिया ना, तो अब सामने वाले को भी तो अग्री करना चाहिए ना। इसलिए ऑफरर ऑफरी अपनी सिचुएशन चेंज कर लेंगे, और ओरिजिनल ऑफर को अपन क्या मान लेंगे कि वो क्या हो गया बेटा, लैप्स हो गया। आ रहा है समझ में? तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, और अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल लिखा हुआ है ऊपर। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए, ठीक है, और सही व्यक्ति के द्वारा कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, ऑफिशियल रास्ते से आपके पास आनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। इसमें अपन ने एग्जांपल पढ़े थे कि भैया एक ने वो अप्रूव्ड लिख दिया था, एक्सेप्टेड लिख लिया था, लेकिन अपने ड्रॉर में लिख लिया था, वो कोल कंपनी का मालिक जो था, रेलवे वाला। समझ में आ रहा है? तो क्या वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना? हाँ, उसने ड्रॉर में रख लिया था। तो क्या वो, ये सप्लाई ऑफ कोल वाला है ना, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? उसने तो एक्सेप्टेंस लिख दिया था, लेकिन उसने वो एक्सेप्टेंस भेजी नहीं ना। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट भेज देना जरूरी है। अब अपन कम्युनिकेशन भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो। समझ में आ रहा है कि भेज देना एटलीस्ट जरूरी है। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आ रहा है समझ में? किसी भी मोड से भेजो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफरर बोले कि भैया इस मोड से आप एक्सेप्टेंस भेजो, तो फिर आपको उसी मोड से भेजनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे मोड से अगर आपने भेजी तो फिर सिचुएशन डाइसी हो जाएगी, कि अब जो ऑफरर है वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और चाहे तो मना भी कर सकता है। क्लियर है क्या ये वाली बात गाइस?
है ना, ये एंड में थी, ठीक है ना। क्या होता है ना, देखो एक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई बातें हैं, गुच्छे में रहती हैं ये सारी चीजें, समझ में आ रहा है। तो जब अपन एक पॉइंट डिस्कस करते हैं तो उसमें के दूसरा और दूसरे का एक्सप्लेनेशन और तीसरा जो जुड़ा हुआ है, ये तभी हो पाता है जब अपन सब्सटैंशियल कंप्लीट कर पाते हैं, कर लेते हैं। तो अब आप, मुझे लगता है कि अब ये चीज जो आप पढ़ रहे होगे ना, इट विल मेक मोर सेंस, समझ में आ रहा है। आप जितनी बार रिवीजन करोगे तो आप रिकनेक्ट कर पाओगे प्रोविजंस को, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। एट ए टाइम दो प्रोविजंस को रिलेट कर पा रहे हो आप, तो मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है। इंडिविजुअल प्रोविजंस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक यूनिट में पढ़ना पूरा एक्ट, ठीक। फिर क्या था, है ना, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने, हाँ जैसे कि ये बी वाला जो था, उसने बोला कि 280 पाउंड का होगा, उसने कहा ठीक है एक्सेप्टेड, लेकिन उसने सिर्फ 80 रुपये भेजे, बाकी बोला कि इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। तो ये अपने आप से ऐसे एक्सेप्टेंस में कंडीशन बना ली इसने। जब कुछ नहीं बोला तो वो लमसम होता है, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं बोला तो वो लमसम होता है, तो अपने आप से वो इंस्टॉलमेंट बना लेते। तो क्या इसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं, इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा बेटा, ठीक है। फिर ए जो है वो अपना घर बेच रहा है 1 लाख में, बी बोला कि मैं सिर्फ 80,000 पे करूंगा, तो ये भी क्या हो गया, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, समझ में आ रहा है, ये 80,000 काउंटर ऑफर है, ठीक। उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब मतलब बताए गए, बताए मतलब कहाँ बताए गए, ऑफर में बताया जाएगा कि किस मोड से आप एक्सेप्टेंस देंगे, क्लियर है ना। तो वे द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, समझ में आ रहा है। पर अगर, हाँ तो ये ध्यान रखना कि वहां पर प्रपोजर जो है वो इंसिस्ट कर सकता है कि भैया सही मोड से एक्सेप्टेंस भेजो, नहीं तो मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रपोजल दूसरे मोड से उसको एक्सेप्टेंस मिली और प्रपोजर ने कुछ नहीं बोला, तो अपन मानेंगे कि भैया प्रपोजर को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरे मोड से एक्सेप्टेंस आया तब भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, कौन? प्रपोजर। बेटा पॉइंट समझ में आया ये वाला जो बताया मैंने, ये वाला क्लियर है ना। कि ऑफर ने है ना, ऑफर भेजा और उसने बोला ईमेल ही करना एक्सेप्टेंस में, ये देखो जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ए चुप है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने लेटर वाली एक्सेप्टेंस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, समझ में आ रहा है, ये पूरा कंटेंट है ना, क्लियर है, ठीक है। फिर टाइम को लेकर के क्या है कि एक्सेप्टेंस जो है या तो गिवन टाइम में होनी चाहिए या तो रीजनेबल टाइम में। एक्सेप्टेंस जो है वो किस टाइम में होनी चाहिए, या तो गिवन टाइम में या तो रीजनेबल टाइम में, आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर गिवन टाइम में या रीजनेबल टाइम में नहीं है तो क्या होगा, नहीं माना जाएगा एक्सेप्टेंस, है ना। क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? नहीं, आ रहा है समझ में। क्या साइलेंस फ्रॉड है? अब देखो, समझ में आ रहा है, जब मैं साइलेंस फ्रॉड बता रहा था तो कोई कोई ये वाला प्रोविजन याद कर रहा था, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये होता है रिकनेक्शन, कि आपको दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा है तो वो याद आ जाता है, इस चक्कर में मार्क्स कटते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो याद रखना बेटा, साइलेंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस फ्रॉड है क्या, उसमें दो एक्सेप्शन है कि हाँ साइलेंस फ्रॉड तो हो सकता है, लेकिन साइलेंस एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं सकती। क्या कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो सकती है? हाँ, ये ध्यान रखो, समझ में आ रहा है। क्या कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो सकती है? हाँ, ये देखो 7th पॉइंट देखो, कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन सिर्फ चुप है तो क्या एक्सेप्टेंस मान लेंगे अपन, मन ही मन हाँ बोल दी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आ रहा है समझ में, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्लियर है गाइस, आ रहा है समझ में, है ना। तो ए ने, जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ए सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, है ना, उसका एक सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, फिर भी मंथली वो जो मैगजीन है वो कंटिन्यू भेजते रहे 5 साल तक, ठीक है ना। और ए यूज भी करता रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन उसने फिर बिल पे नहीं किया, तो ए लायबल होगा, क्योंकि उसने क्या किया, यूज करता रहा वो मैगजीन, वॉज इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये वाला बहुत डाइसी है, इसलिए ये वाला ध्यान रखना, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर वाला देखो, अंकल ने बोला कि तुम्हारा घोड़ा खरीद लेंगे 30 पाउंड में, समझ में आ रहा है। बोला अगर ये भी गलत वाला है, ठीक है ना। सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं, इसका सही एग्जाम्पल नहीं दिया इन लोगों ने वैसे, ठीक है ना। मतलब एक तो उन लोगों ने एक्सेप्शन दे दिया इसी का, तो सुनो कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ में आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कंडक्ट एक्सेप्टेंस हो सकती है। जो एग्जांपल दिया ना ए सब्सक्राइब मैगजीन वाला, ये एक्चुअली में कंडक्ट का एग्जांपल है, साइलेंस का एग्जांपल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे गाइज आप लोग, ठीक है ना। केस लॉज स्पेसिफिकली नॉर्मली नहीं आते हैं बेटा हार्दिका, ठीक है ना।
केस क्लॉज जनरली नाम से नहीं आते हैं, समझे? बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा दसियों हजार केसेस है, समझ में आ रहा है? कुछ आपके इसमें दिए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल आ ही जाए, इसलिए नॉर्मली केस लॉ के नाम आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी तक तो नहीं आए हैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ठीक है ना? तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन मतलब ऑफरर ने जो कंडीशन बोली सीधे सीधे उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप दुकान में गए, आपने बोला कि भैया मेरे को 2 पेन चाहिए 5 रुपए के, आ रहा है समझ में? तो उसने बोला नहीं कुछ हाँ या कुछ भी ऐसा, उसने सीधे उठा करके पेन दे दिए, उसके मुंह में गुटखा था, याद है तुमको? आ रहा है समझ में? तो वो क्या हो गई, कंडक्ट से एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? लेकिन वो बैठा हुआ बस अपनी दुकान में चुप, तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस अपन नहीं मानेंगे। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? चलो, मेरी क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक है? 11:30 तक थी ना? चलो ठीक है, तो फिर अपन इसको यहाँ पर विराम देते हैं। कल अपन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे फ्रेश माइंड से, और अभी अपन अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? 15 मिनट से खा पी लो। ठीक लग रहा है ये अपन इसको चलाएं आगे कि फिर अपन नया वाला चालू करें? बोलो।